करें स्टार्ट बेटा। ओके, सो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है देखो जी, अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ बिजनेस हाउसेज होते हैं उन्हीं के लिए अकाउंटिंग हम करते हैं। हर एक एंटरप्राइज, हर एक एंटिटी जो इस इकोनॉमी में सर्वाइव कर रही है, उसके क्या बनते हैं? अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल आप डॉग फूड भी देते हो ना, तो उस डॉग फूड को भी काउंट किया जाता है कहीं ना कहीं कि भाई मतलब हम महीने का कितना फूड, कितना खर्चा हम पेट पे करते हैं। तो हर एक चीज़ की क्या की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है। क्यों की जाती है बेटा? पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो खर्चा है कहीं हमारी इनकम से ज़्यादा तो नहीं है। तो इसका आपको इस चैप्टर में आपको सीखने का मौका मिलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती उन ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगी उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कैसे कमाए जाएंगे। अब एक चीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो इसका मतलब वो सेल परचेज तो करने नहीं वाली, वो रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बना के तो नहीं बेचेगी। अब उनके फिर इनकम और खर्चे भी अलग अलग प्रकार के होंगे। खर्चे हाँ थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं बिजनेस की तरह, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनकम क्या हो जाएगी? बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अब वो सेल नहीं कर रहे कुछ चीज़, अब वो सेवाएं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब भी वर्ड आता है तो किसके लिए आता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है आपकी? हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल्स, ड्रामा कंपनीज, क्लब्स, है ना, ये सब आते हैं। तो ये लोग किसके लिए काम करते हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए। तो लोगों के वेलफेयर के लिए अगर बात करें तो फिर इनकम क्या क्या रह सकती हैं? जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है बंदा, तो मुझे उसको डोनेशन देनी पड़ेगी, चैरिटी करनी पड़ती है उनको, है ना। या कोई वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें वो पैसा कमाएंगे टिकट बेचकर, हो सकता है कि नहीं। और जो पैसा उससे कमाएंगे वो सारा का सारा किस पे लगा देंगे? ऑर्गेनाइजेशन पे लगा देंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे आगे जाकर कि कैसे क्या होता है। क्लियर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें होती हैं बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बुक की तरह होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जो कि किसकी तरह होता है? कैश बुक की तरह। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है जो कि बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। ठीक है। और बैलेंस शीट बनती है, वो हमें पता ही है, वो हम उसमें भी बनाते थे। बैलेंस शीट में हमें एसेट्स और लायबिलिटी का क्लियर रहता है ना। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है कैश बुक में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस है बेटा, बताओगे जरा? पूरी हिस्ट्री खोल दी अब तो अकाउंट्स की हमने, तो बताओ जरा कैश बुक और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है? इवन की याद करो, जब हम कैश बुक कर रहे थे तो फॉर्मेट में भी पर्टिकुलर की जगह क्या लिखा हुआ था? रिसिप्ट्स। और पेमेंट्स की बाय वाली साइड क्या लिखा हुआ था? पेमेंट्स। ये लिखा था ना। तो कैश बुक का आपको पता है सिर्फ कैश ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, और इसमें अगर हम कोई एसेट बेच रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी खर्चा अगर कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, वो आता है। प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ नॉमिनल अकाउंट फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? नॉमिनल अकाउंट। इसमें सिर्फ खर्चे और इनकम आते हैं, इसमें एसेट्स लायबिलिटी नहीं आती आपकी कभी भी। आई बात समझ? अब कैश बुक में फर्नीचर आपने परचेज करा तो इसको हम लिख देते हैं ना बाय पेमेंट वाली साइड। जब कोई आपने बिल्डिंग खरीद ली तो वो भी पेमेंट वाली साइड लिख देते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम कभी भी इतनी बड़ी एसेट्स को परचेज सेल में नहीं डालते, है ना। और बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी का कॉलम रहता है, वो तो आपको पता ही है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम क्या क्या हो सकती है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसका नाम है बालाजी सोसाइटी। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जितने भी मतलब हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए डोनेशन ड्राइव करवाती है। आई बात समझ? मैंने एक सोसाइटी बनाई और मैंने बोला कि हम सारे, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, आप सारे मेंबर्स हो। उस आप सभी क्या कहते हो कि सर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? ज्वाइन करना है फॉर द हेल्प ऑफ पीपल्स। क्लियर? तो उस केस में आप क्या मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है तो यू हैव टू पे मेंबरशिप फीस लाइक 2 लाख 1 लाख। आप इस सोसाइटी के मेंबर अगर बनना चाहते हो तो मैं आपसे क्या ले लेता हूँ? फीस ले लेता हूँ। ठीक है। फिर आप लोगों को बोलता हूँ कि एक डोनेशन ड्राइव भी चलाओ, लोगों के सोसाइटीज़ में जाओ और एक डोनेशन ड्राइव चलाओ, ताकि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिल सकें, ताकि लोगों की क्या कर सके? हेल्प कर सके। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम्स क्या क्या हो सकती है, रिसिप्ट्स क्या क्या हो सकती हैं। देखो, पहली क्या है? डोनेशन है,
ठीक है। एंट्रेंस फीस होती है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं हम तो क्या होती है, एंट्रेंस फीस। एडमिशन फीस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो मैं इससे जो अर्निंग करता हूँ वो मैं क्या कर देता हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे देता हूँ, तो वो पैसा आ सकता है यहाँ पे, है ना। सब्सक्रिप्शन फीस, अपनी जो आपने सोसाइटी में मेंबरशिप ली है उसको मेंटेन करना है साल में, साल के बाद रिन्यू हो जाती है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो। जैसे वो आपको पता ही है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है ना। लाइफ मेंबरशिप फी भी होती है, तो लाइफ मेंबरशिप फी एक किस्म की हमारी कैपिटल ही है। क्या है, इसमें हम इकट्ठा पैसा दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। आर सम सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिसीट्स। अगर इसमें से कोई लंबे समय के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लाइबिलिटी कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। और थोड़ा अगर जिसका ड्यूरेशन कम रहेगा, 1 साल से नीचे नीचे रहेगा, वो किसका पार्ट बन जाएगा, इनकम का, है ना। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। अब ऑब्वियस बात है, जिसमें लिखा ही है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। इसमें डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा, पैसों में घाटा हो सकता है या पैसे ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर। इसमें जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट किस पे काम करती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स पे। पढ़ा हुआ आपने बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो उसमें क्लियर बताया था कि गवर्नमेंट किस पे काम करती है, बीओपी पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे काम करती है, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होती हैं, उसमें नेट प्रॉफिट नहीं होता। तो कभी कभी पैसा अगर ज़्यादा होता है तब भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, कम हो जाता है तब भी क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। जितने खर्चे उतनी इनकम हो जाए तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ना। तो इसमें यही है, जैसे बोला हुआ है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं बेटा, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं, डिस्पेंसरीज वगैरह। पब्लिक एजुकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कूल। क्लब्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, चर्चेज होती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एनजीओज हैं। और प्लस ये अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं, और इनकम, जिसमें पीरियोडिक परफॉर्मेंस बताई जाती है, सरप्लस, डेफिशिएंसी, और बैलेंस शीट बताई जाती है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही हमारे इस मंदिर की, चर्च की, हॉस्पिटल की, ये सब की। ठीक है। कैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को बना सकते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है। अब सरप्लस क्या होता है, अगर हमारे खर्चे कम हैं इनकम से, इनकम ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलते हैं हम, सरप्लस। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं किससे, इनकम से, तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, डेफिसिट हो जाएगा हमें, ये चीज़ है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कैश बुक होता है उसमें कैपिटल रेवेन्यू दोनों चीज़ें आती हैं, मानते हो ना, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों चीज़ें आती हैं। उसमें सेल ऑफ मशीन भी हम ले लेते हैं और परचेज ऑफ मशीन भी ले लेते हैं, है ना, कैश बुक में। तभी इन्होंने लिखा है, इन द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन लाइक कैश बुक ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू डेबिटेड सिमिलरली और एक्सपेंडिचर कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिटेड। ठीक है। बट ये अकाउंट जो है यूजली नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट इंक्लूड्स ऑल कैश बैंक्स रिसिप्ट्स वे आर रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पीरियड्स। अब एक इलस्ट्रेशन है, उसके ऊपर आ जाते हैं हम। जैसे इन्होंने बोला हुआ है, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर। कोई स्वराज क्लब है, उसकी 31 मार्च की रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दी हुई है। एंट्रेंस फीस कितनी दी है, 300 रुपये। मेंबरशिप फीस कितनी दी आपको, 3000। एंट्रेंस फीस हो गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस फीस दी। मेंबरशिप फीस कितनी, उसकी 3000। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, पवेलियन क्या होता है बेटा, जैसे क्लब बनते हैं बैठने के लिए बनते नहीं, छत छुत बनते हैं, पवेलियन होता है जैसे स्टेडियम के लिए, उसके लिए डोनेशन मिली कितनी, 10,000। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या है, एसेट का पार्ट ही है ना। फूड स्टफ सेल्स हुई, मतलब हमने जब ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं, स्टॉल स्टूल लगाते होंगे, लगाते तो हैं 1200। सैलरी कितनी दी हमने, 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ कितने का खरीदा था, 800 का। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब
डोनेशन जो हुई है वो पैसा इतना आया और कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कितना लग गया 11,000। जर्नल एक्सपेंस हुए हमारे 600, रेंट एंड टैक्सेस कितने 400, बैंक चार्जेस कितने 160। तो कैश इन हैंड दिया हुआ हमें 200 और मार्च का कितना दिया है 350, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। और 1 अप्रैल का कितना दिया है 400 और 31 का कितना दिया है 590। और बोल रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बताओ, तो रिसिप्ट साइड कौन सी होती है कैश बुक में, डेबिट साइड, पेमेंट साइड कौन सी होती है क्रेडिट, तो इसमें तो दोनों ही आएंगे। लो जी दोनों आ गए। सबसे पहले क्या आता है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक भी था, ओपनिंग बैलेंस 400 का। जितनी भी इनकम्स आई हैं हमें वो डेबिट साइड लिखेंगे, जितने भी खर्चे हुए वो किस साइड आ जाएंगे क्रेडिट साइड। एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम थी तो डेबिट साइड लिख दी, मेंबरशिप फीस हमारे लिए डेबिट हो जाएगी, पैसा आ रहा है। डोनेशन फॉर अकाउंट ऑफ पवेलियन, अब इधर पूरा लिखना पड़ेगा अकाउंट ऑफ क्लब पवेलियन, क्यों, क्योंकि जितना आया जितना खर्चा किया जितनी उसकी लेबर पे की तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, वर्किंग नोट बनेगा हमारा, नोट टू अकाउंट्स, क्लियर। और सेल्स ऑफ फूड स्टॉक कितना हुआ 1200 का। अब ले लेते हैं खर्चे की बात, पेमेंट्स हुई हैं जो, सैलरीज एंड वेजेस गए 1200, हमने जो फूड स्टॉक बेचा है वो खरीदा कितने का था 800 का। तो इसमें ये मत सोचना कि 800 का खरीद के 1200 में बेचा है, प्रॉफिट की बात नहीं करनी इसमें क्योंकि अल्टीमेटली सारा पैसा किस में आएगा हमारा रेवेन्यू में ही होगा, ठीक है। क्लब पवेलियन के ऊपर जो खर्चा आया वो कितना आया 11,000, जर्नल एक्सपेंसेस थे 400, रेंट एंड रेट्स कितने थे, टैक्सेस थे 400, बैंक चार्जेस कितने थे 160, क्लोजिंग बैलेंस दोनों का दिया हुआ 350 और 590 रुपये, ठीक है। तो अब आप इसका टोटल करोगे अगर तो कितना आ जाएगा, वैसे तो ये आंसर आना चाहिए 160 और 350, ठीक है। अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो डेबिट वाली साइड बड़ी है ना आपकी रिसिप्ट वाली, सेम टोटल यहाँ लिखोगे तो आपका आंसर आ गया 350 और 590 रुपये, किसका बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बट ये निकाल कर दिया हुआ था हमें तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गया बेटा। इसमें हमारा इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है कि हमें जैसे क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें गिवन दिया होता है, उससे क्या बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई बात समझ। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन का काम है कि हमने क्वेश्चन को क्या किया एक फॉर्मेट में डाल दिया, क्लियर। इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो इन्होंने बताई हुई हैं यहाँ पे। ये बोल रहे हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ अ वर्ब अकाउंट इट अपेरेंट्स दैट इंक्रीज इन कैश बैंक बैलेंसेज एट द एंड एज कम्पेयर टू दोज इन द बिगिनिंग डज नॉट रियली रिप्रेजेंट द सरप्लस। ये बता नहीं पा रहा कि सरप्लस है कि नहीं, सही नहीं है ना। सिंस इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द अदर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, इसलिए इस खाते में हम अदर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन विच इज एक्सेस द डोनेशन, जितना खर्चा, वही बोल रहे हैं कि जितना हमने लिया था उससे ज़्यादा किस पे खर्चा कर दिया, उसको बनाने पे। तो ये कहीं ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने शो ही नहीं की जो एडवांस में ली हुई थी। अनदर इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि आइटम जो रिलेटेड होती हैं पीरियड्स की, ऑल टाइप्स ऑफ वेदर कैपिटल टू एसर्टेन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज सरप्लस और डेफिशिएंसी देयर इज नीड टू कंस्ट्रक्ट एन अकाउंट विच द कंसिडर ऑल द रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ऑफ द करंट पीरियड। तो इसमें ये पता ही नहीं चल पाया कि करंट पीरियड में कितना पैसा हमारे पास आया, कितना हमने खर्चा करा, ठीक है। इसलिए अगर ऊपर वाला अकाउंट जो है कंसीडर नहीं करेगा इन चीज़ों को, इट्स प्रेपरेशन इज नॉट फेवर्ड एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द रिजल्ट ऑफ विच एग्जिबिट आर सिंपल एंड मॉडेस्ट इन्वॉल्व नो कैरी ओवर वन पीरियड टू नेक्स्ट ईयर पीरियड टू द नेक्स्ट। सो इसलिए रिसिप्टेंट पेमेंट का जो बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी नहीं किया जा सकता। इट हैज़ नो एसेट्स अपार्ट फ्रॉम द कैश बैलेंस एंड नो लायबिलिटीज। तो ये उन्होंने ड्रॉबैक्स बताए हैं, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, ये अक्रूवल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, पढ़ा ही हमने प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। तो ये एक क्लियर पिक्चर देता है हमें सरप्लस और डेफिशिएंसी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। खर्चे ज़्यादा हो गए तो डेफिशिएंसी हो गई, अगर आपका पैसा ज़्यादा आ गया, डोनेशन ज़्यादा आ गई, इन चीज़ों सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ गई तो क्या हो जाएगी इनकम, ठीक है। अब इन्होंने बताया हुआ है इसके लिए सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज पर द स्केड्यूल 3। वो कह रहे हैं कि सेम इसी की तरह ही बनाना है। स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बनती है बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है।
कोई आपको ज़्यादा उसमें अपने से कोई चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं, ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, ठीक है। उसमें ये मैचिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनको फॉलो करता है। कैश और नॉन कैश आइटम दोनों आती हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह जो होती हैं। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स आर इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। समझ आ गई बात। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने क्या बोला था, कैपिटल रेवेन्यू दोनों आता है। प्रॉफिट एंड लॉस टोटली नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा आपका, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड इनकम, ठीक है। तो इसमें एसेट्स नहीं, आपको पता ही है पीएल एंड अकाउंट में हम एसेट्स नहीं लिखते कभी भी। हाँ, उनके लॉस और प्रॉफिट ले लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो ले लेते हैं, लेकिन हम सेल और परचेज नहीं लेते उनकी, है ना, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होती हैं, अगर हमने इनकम में डालना है तो सब्सक्रिप्शन हो सकती है, ऑर्डिनरी डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं, ऑर्डिनरी। स्पेसिफिक क्या होगी, जैसे मैंने बिल्डिंग के लिए डोनेशन की तो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में वो। जैसे मैंने पवेलियन के लिए डोनेशन की, ये आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये कैपिटल है। बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा आएगा वो क्या रहेगा, कैपिटल। लेकिन जो पैसा हम खर्चा करने के लिए डे रूटीन के लिए डोनेशन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी मतलब जर्नल डोनेशंस, तो वो पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेंगे। मेंबरशिप फीस आ जाएगी, एंट्रेंस फीस आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी, बताओ लाइफ मेंबरशिप फीस किसका काम करेगी, कैपिटल का काम करेगी, तो वो नहीं आएगी, वो बैलेंस शीट का पार्ट रहेगी। इफ द अकाउंट इज नॉर्मल एंड प्रोवाइडेड लॉन्ग बाय लॉस ऑफ द सोसाइटी, रेकरिंग ग्रांट्स फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब और कैसे पैसा जनरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे पैसा जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है बालाजी सोसाइटी करके, जिसमें हम कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक ना एग्जीबिशन लगाते हैं, उसमें जो रितेश है वो म्यूजिशियन है, रितेश क्या है, म्यूजिशियन है, और सुखनूर ने वो बहुत बड़ा वो स्टॉल लगाया है जिसमें वो बॉल मारनी होती है, जो लगते मेले में लगते हैं ना स्टॉल्स वगैरह, वो वाला। और मैं टीचर हूँ, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर लेक्चर्स दे रहा हूँ, लाइव लेक्चर्स दे रहा हूँ, और उसके ऊपर टिकट सेल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंकुश ने एक क्या करा हुआ है वहाँ पे ना, एक लैब सेटअप करी हुई है जिसमें वो मतलब लोगों को सिखाता है कि देखो जी मार्केटिंग कैसे होती, मतलब अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, उनकी टिकट्स बेच के जो हमें रेवेन्यू आएगा, या हैंडी कुछ और बच्चे मेरे, फॉर एग्जाम्पल कोई और बच्चा वो क्या करता है, वो हैंडमेड शॉल बना के बेच रहा है, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा वो भी हमारी इनकम क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन की इनकम में कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि सेल ऑफ मैच टिकट्स, अगर कोई मतलब हमारा क्लब है और हम मैच करवाते हैं, टूर्नामेंट्स करवाते हैं, उसकी जो टिकट सेल होगी उससे भी इनकम आएगी। तो ये स्पेशल एक्टिविटी हमने किसके लिए रेज करी है, इसके लिए, इसलिए इसको लिखा हुआ है डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट एक्टिविटी, नेट अमाउंट शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे अब बताते हैं इसमें, जैसे मैंने बिल्डिंग फंड बताया था, तो ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पस है, तो बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक है, तो ये कैपिटल का पार्ट रहेगा, है ना, इसलिए इसको हम इसमें नहीं लेंगे। एग्जाम्पल्स, हॉस्पिटल के लिए क्या क्या इनकम है, मेडिसिन है, कॉस्ट ऑफ टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एक हॉस्पिटल के लिए ये इनकम्स हो सकती है। स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्या क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ड्रामा क्लब जो होते हैं उनके लिए क्या क्या रह सकता है, एक्सपेंसेस ऑफ स्टेकिंग प्लेस, हॉल का रेंट और पेमेंट करना आर्टिस्ट को। एजुकेशनल सोसाइटी जैसे हम हैं, स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स एक्सेट्रा। लाइब्रेरी सोसाइटी के लिए क्या क्या है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अगर इनमें से कोई भी खर्चा हम कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को लेने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड। जैसे ऊपर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में अगर हमने कोई एक्सरे मशीन खरीद ली तो वो क्या हो गई, कैपिटलाइज्ड है। स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हुआ हमारे लिए, कैपिटलाइज्ड हुआ, है ना। ड्रामा क्लब के लिए अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉप्स खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए। एजुकेशनल सोसाइटी के लिए अगर फॉर एग्जांपल हम चेयर्स खरीद रहे हैं, मतलब अपनी कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, तो क्या होगा वो हमारे लिए कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। लाइब्रेरी सोसाइटी के लिए जो हमारी रैक्स हैं, शेल्फ्स बनी हुई हैं सारी की सारी, वो क्या रहेंगी हमारी, ठीक।
डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल चुका है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हम करने वाले हैं, तो मैं इसके लिए एक ना यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ और मैं आपको अब पहला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है पता चल गया। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वो अपनी मेंबरशिप फीस को मेंटेन करने के लिए क्या पे करते हैं, मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन किस तरह से दी जाती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। आई बात समझ। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है साल की वो यहां पे आ गई, ठीक है। इसमें हमने ऐड कर लेना है, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। साल के अंत में कोई अगर बकाया है सब्सक्रिप्शन का वो ऐड कर लो। ऐड करेंगे इसमें प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। अगर कोई शुरुआत में ही हमारे पास प्रीपेड सब्सक्रिप्शन आ गई थी उसको क्या कर लेंगे, ऐड। लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। कोई शुरू में ही बकाया थी, साल शुरू होने से पहले ही बकाया थी, तो वो आ जाएगी हमारी लेस में। और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। कोई एंड में आई है हमारे पास तो उसको क्या कर लेंगे, हम लेस कर लेंगे। और जो निकल कर आएगा आपके सामने उसको बोलेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। समझ आ गया बेटा। तो ये है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला। इवन कोई भी खर्चा आपने कैलकुलेट करना होगा, कुछ भी अगर आपने कैलकुलेट करना होगा, मटेरियल कैलकुलेट करना होगा, तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस सब्सक्रिप्शन की जगह आप क्या लिख लोगे, एक्सपेंस लिख लोगे, जो चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो लिख लोगे, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। करें आगे। अब जैसे इलस्ट्रेशन है, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना 42, जिसमें इन्होंने बोला है इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021। 1600 रुपये जो थी वो क्या थी, 21 की थी, और 600 रुपये किसकी है, 23 की, ठीक है। और 3000 रुपये हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022। 3000 रुपये अभी रिसीव्ड करना है। ये बस बोल रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करनी है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट डालेंगे। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाई है, ये जो अमाउंट लास्ट में निकल कर आएगी ये कहाँ आएगी, ये इनकम वाली साइड में आएगी, इनकम निकल कर आएगी, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, है ना, कितना 42,000, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया हुआ इन्होंने 3000। ये कह रहे हैं ना 3000 रुपये अभी लेना बाकी है 2022 का, तो 3000 रुपये आउटस्टैंडिंग आ गया, ऐड कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब लेस क्या क्या करते हैं हम, हाँ जो 21 की हो गई ये तो हो गई हमारी क्या बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग, और ये जो 23 की दिख रही है ये क्या हो गई हमारी एंड की दिख गई ना, प्रीपेड एट द एंड हो गई। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 42,800, ठीक है। ये उन्होंने उसका आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया हुआ है।
ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 1600 दी हुई है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी थी 3000। आई बात समझ। उसके बाद जो मतलब हमारी ये ट्रांसफ़र बताइए कितनी ट्रांसफ़र करनी है हमने। 1600 रुपये हमारी सब्सक्रिप्शन दी है हमारे पास 31 दिसंबर 2021 की, है ना। तो बैलेंस आ जाएगा 3000 हमारा बताया हुआ। और ये अकाउंट इन्होंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाया। आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट तो क्लियर था, 2 ही एंट्रियाँ थी उसमें, बिगनिंग और एंड की, और बैलेंस कैरी डाउन कर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसमें उन्होंने देखो क्या क्या करा हुआ है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट में उन्होंने जो बैलेंस था जो ट्रांसफ़र करके आया है हमारा 1600 वो लिया है। सब्सक्रिप्शन एट द एंड ली हुई है 3000 रुपये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था 600 एट द एंड, ठीक है। और टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है कितनी है 42,000। तो टोटल करने के बाद जो लेजर में बैलेंस हमारा इनकम में पोस्ट करना है कितना हमारा 42800। क्लियर। तो ये 3 अकाउंट इन्होंने बना के दिखाए हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का भी दिखाया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर ये एंड था तो हमारा किस साइड आ गया क्रेडिट साइड, अगर बिगिनिंग होता तो किस साइड आता है डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस रहता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रूल करवाया सब्सक्रिप्शन का, वैसा ही खर्चे का भी रूल होता है बेटा। क्या रूल होता है? एक्सपेंस का भी होता है। जैसे इन्होंने बोला सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 23,000, और कुछ फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके सामने। सैलरीज अनपेड, अनपेड मतलब क्या होता है हमारा आउटस्टैंडिंग, है ना। तो आउटस्टैंडिंग अब यहाँ पे साल क्या है 22, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हुआ, फिर ये क्या हुआ हमारा 21 का बिगिनिंग हुआ ना 1400। प्रीपेड 21 का, प्रीपेड एट द बिगिनिंग कितना दिया हुआ है 400, अनपेड 22 का, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हमारा 1800। ये क्या है हमारा बिगिनिंग, 21 क्या हो गया बिगिनिंग, 22 क्या हो रहा है एंड। तो प्रीपेड एट द एंड कितना दिया वो 600। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको सॉल्व करें एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे लिख लो एक्सपेंस जितना भी था कितना 23,000, ऐड क्या करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एंड, एंड कितना है यहाँ पे 1800, और प्रीपेड एट द बिगिनिंग कितना है वो 400, लेस क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना वो 1400, और लेस क्या करेंगे प्रीपेड एट द एंड 600। कितना सॉल्व करके कितना आएगा, हाँ 23,900 200। ठीक है बेटा, वही फॉर्मूला रहा, एक ही फॉर्मूले से हमारे एक तीर से 2 निशाने हो गए कि इनकम भी कैलकुलेट कर ली उसी फॉर्मूले से हमने, और सैलरी भी खर्चे भी कैलकुलेट कर लिए, ये उसके खाते आ गए। ठीक है। अब बैलेंस शीट में उन्होंने बताया हुआ है कि बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है कैपिटल फंड, ठीक है। फिर आपकी अगर सम स्पेशल ट्रीटमेंट्स की बात करें जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग्स, स्पेसिफिक डोनेशन सारी कहाँ आएंगी हमारी कैपिटल वाली साइड ही आएंगी। एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, ठीक है, अगर कैपिटलाइज्ड है तो आएगी, अगर कैपिटलाइज है तो आएगी, नहीं तो 50, अगर आपको दी हुई है कि इनकम एंड एक्सपेंस 50% कैपिटलाइज्ड है तो 50% ही कहाँ लेंगे हम कैपिटल में। सब्सक्रिप्शन जो निकाल कर लाओगे आप लोग आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली, वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप हमारी, मैंने पहले बोल दिया कि यह क्या होता है, ये क्या होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। डोनेशन 2 प्रकार की होती हैं, स्पेसिफिक वाली जो होती हैं वो कैपिटलाइज होती हैं और जर्नल वाली हम इनकम में लेते हैं। ठीक है। एंट्रेंस फी, लेगेसी भी हमारी क्या रहती है कि कोई बंदा अपनी विल के बाद क्या करता है, मतलब मेरे मरने के बाद सारा पैसा मेरे घर वालों को दे दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं लेगेसी, है ना। एंडोयमेंट फंड, ठीक है, ये कुछ मतलब कुछ डोनेशन का ही पार्ट होता है, इनकम का कुछ पार्ट होता है
जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फंड बना लेते हैं ना। मतलब जर्नल डोनेशन का कुछ पार्ट हम क्या कर लेते हैं, फंड सर्टेन पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर एंड प्रोडिकल्स ये क्या है, इनकम का पार्ट है। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स ये किसका पार्ट रहेगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है। हॉनरेरियम बेटे ये कौन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है और उसके आने पे हम उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या करा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये जो हमारा क्या नाम है इसका, बड़ा मोटिवेशन लेक्चर देता है जो, क्या नाम है इसका, महेश्वरी साहब, संदीप महेश्वरी साहब को मैंने बुलाया कि मोटिवेशन लेक्चर दो और उनको हमने पेमेंट करी। तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं थे, वो बालाजी सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, तो उनको आने की मैंने क्या की, पेमेंट दी। तो उनको क्या किया मैंने, ऑनरेरियम पे करा। ऑनरेरियम कहते हैं उसको, वैसे एच साइलेंट रहेगा, ऑनरेरियम पे करना, समझ आ गई। जैसे इन्होंने लिखा है इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज। तो ये क्या है, खर्चा, ये एक्सपेंस हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे इलस्ट्रेशन 4 है इसको करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला था, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होता है वो क्या होता है आपका, क्वेश्चन होता है। सॉरी यार गले को क्या। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स जो आपका है वो क्वेश्चन की तरह काम करता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर न्यू वर्ड 40 क्लब। को न्यू वर्ड 40 क्लब है, 31 मार्च का उसका क्या दिया हुआ हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो डेबिट साइड आपको समझ आता ही होगा, सारा रेवेन्यू आया होगा। इस साइड पेमेंट्स है, सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है हमें, है ना। तो हमारा सब्सक्रिप्शन पे ही मेन काम होता है। जो नोटो अकाउंट्स बनते हैं किसके बनते हैं, वो सब्सक्रिप्शन पे बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडेड ईयर कितना दिया है, 55,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितना दिया हुआ है, 40 एट द एंड। डेप्रिसिएशन दिया 25% फर्नीचर और 50% एंट्रेंस फीस क्या बताई उन्होंने, कैपिटलाइज। समझ आया। अब हमने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो आप अलग से वर्किंग नोट बना लो, तो यहाँ पे इसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी दी हुई है टोटल आपको, 4,20,000। करना टोटल जरा कितना आता है, मतलब 22 तक की सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी दी हुई है, ठीक है, 4,20,000 आ गया। उसमें एट द एंड क्या कर लिया हमने, प्लस 55,000 और बिगिनिंग का कितना था 65,000, तो लेस कर लिया। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी शो करेंगे हम यहाँ पे, 4,10,000। क्लियर है बेटा। सैलरीज का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 40,000, एक 65 का 40 में ऐड कर लिया तो कितना आ गया। तो दो हमारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन वाला और सैलरी एंड वेजेस वाला, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस दिए 35,000 रुपये। ये जो पेमेंट साइड है ये सारी की सारी क्या है, नॉमिनल अकाउंट की तरह इसको डेबिट ले आएंगे हम, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस 35,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया है 3,42,000। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन 25% है, तो कितनी आ जाएगी 85500, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस दिए हैं आपको कितने 28,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32। ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस कितना दिया हुआ है 65। क्लियर है बेटा। उसके बाद डोनेशंस, अब यहाँ पे देखो डोनेशन दिए 55,000, बट इन्होंने बोला है, अच्छा ठीक है डोनेशन 55,000 है, बट इन्होंने नीचे कुछ दिया नहीं है एडजस्टमेंट में कि ये कैपिटलाइज्ड है, जर्नल है कि स्पेसिफिक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जर्नल समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, जो नहीं बताया हुआ तो क्या, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो डोनेशन आर जर्नल्स, ठीक है। एंट्रेंस फीस 50% क्या बोला हुआ इन्होंने, कैपिटलाइज्ड है, क्या है। तो 85,000 का 50% कितना आता है। अब हमने टोटल कर लेना है, तो टोटल करके हमें कंपैरिजन पता चला कि हमारी जो क्रेडिट साइड थी वो ज़्यादा थी, तो क्रेडिट साइड का टोटल सेम लिखा
और इसको कर लिया माइनस, तो हमारे पास 57,000 जो आया ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, क्लियर है बेटा? तो यहां तक रखते हैं, बाकी बैलेंस शीट वाला पार्ट हम कल देखेंगे। क्लियर?